अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने मोनोसेक्राइड्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू लिया था। आज जो है वो हम बात करेंगे अबाउट डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स जैसे कि हम इनके बारे में पहले से जानते हैं कि जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, दो सेक्राइड यूनिट ये शुगर यूनिट मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। बेसिकली यहाँ पर ये डाइसेक्राइड किस तरह से बनता है कि जो दो ग्लूकोज यूनिट हैं या कोई भी दो मॉलिक्यूल, ये कैन बी ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, इट कैन बी ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज एंड मैनोज, या फ्रक्टोज और ग्लूकोज, यानी कोई भी मोनोसेक्राइड जो है वो दो मोनोसेक्राइड वो आपस में जब मिलते हैं तो वो डाइसेक्राइड बनाते हैं। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन बताया गया है जो कि एसेंशियली एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, और इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं। यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो हमेशा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो है वो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 पर भी OH ग्रुप मौजूद है और कार्बन नंबर 4 पर भी OH ग्रुप मौजूद है। अब यहाँ पर जो एक कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोजन है वो और कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल, ये दोनों मिलकर वाटर बनाएंगे और वाटर रिलीज़ हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। एज एन रिज़ल्ट दोनों कार्बन जो हैं वो लिंक हो जाएंगे विद द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो कि कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बना है और इसने दो मोनोसेक्राइड को ऑक्सीजन से लिंक कर दिया है, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरह से सभी ऑलमोस्ट डाइसेक्राइड्स जो हैं वो ऐसे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के ज़रिए एक दूसरे से लिंक होते हैं, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है। अच्छा जी, थोड़ा सा आप इसको ओवरव्यू करें तो नीचे जो है वो एक टर्मिनोलॉजी इसकी दिखाई गई है। जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है दो ग्लूकोज के मिलने से जो डाइसेक्राइड बना है वो तो है माल्टोज। लेकिन माल्टोज केमिकली क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे एक डिटेल्ड आपको एक नोमेनक्लेचर दिखाई गई है। इसमें क्या, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी जानी पहचानी है, हम इसका ओवरव्यू ले चुके हैं। अल्फ़ा से मुराद है कि OH जो है हमारे ग्लूकोज नंबर 1 पर जो OH है वो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन अल्फ़ा है, यानी वो डाउनवर्ड है। इसी तरह से डी ग्लूको का मतलब आप जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो अपनी डेक्स्ट्रो पोजीशन पर है, लीवो पोजीशन पर नहीं है। और इसके साथ ग्लूकोपाइरानोज के हवाले से आप जानते हैं। इसके बाद आपको ब्रैकेट में एक दिखाया गया है एक सिंथेसिस जो कि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ लिंक हो रहा है। उसके साथ बाद जो है वो दूसरे जो मॉइटी है ग्लूकोज मॉइटी, उसके बारे में बताया गया है कि ये भी डी ग्लूकोपाइरानोज है। जी, यहाँ पर जो है वो दूसरे ग्लूकोज के लिए अल्फ़ा या बीटा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 इज़ रिलेटेड टू अल्फ़ा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है हमारे ग्लूकोज 2 का वो फ्री है, और इसी फ्री होने की वजह से ये कार्बन नंबर 1 जो है ये अभी भी स्टिल एनोमेरिक है, और ये इसका OH ऊपर भी हो सकता है, यानी ये बीटा भी हो सकता है, और ये डाउनवर्ड यानी अल्फ़ा भी हो सकता है। तो इस वजह से ऐसी शुगर्स जहाँ पर जो कार्बन नंबर 1, आपने देखा कि हमारी जो शुगर नंबर 1 है जिसका कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, अब वो एनोमेरिक नहीं है, उसका कार्बन उसका OH फिक्स हो गया है। लेकिन जो सेकेंड शुगर है उसका कार्बन जो है वो फ्री है लाइक दिस, और ये जो है ये स्टिल एनोमेरिक है। तो ऐसे कल हमने बात की थी कि ऑल मोनोसेक्राइड्स और रिड्यूसिंग शुगर सिंस दे हैव एनोमेरिक कार्बन, लेकिन कुछ डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग होते हैं और कुछ रिड्यूसिंग नहीं होते। वो डाइसेक्राइड जिनका ये एनोमेरिक एंड जो है लाइक दिस वन ये फ्री होता है, तो ये दे आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग, और ये ऑक्सीडाइज हो सकता है ये एंड, और ये किसी भी एलिमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से ये शुगर जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन बाज़ औक़ात शुगर आपस में इस तरह से मिलकर डाइसेक्राइड बनाते हैं कि उनमें दोनों का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होता है, यानी एक का भी कार्बन नंबर 1 और दूसरे का भी कार्बन नंबर 1। इस केस में जो है इनके दोनों एनोमेरिक एंड क्योंकि कनेक्ट हो जाते हैं, तो अब ये डाइसेक्राइड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ का आपको हवाला दिया गया है, ये लैक्टोज है जो कि मिल्क शुगर है, और यहाँ पर ज़रा जो काबिल गौर बात है वो ये फॉर्म है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये GL जो है वो ग्लेक्टोज की शॉर्ट फॉर्म है, और GLC जो है वो ग्लूकोज की शॉर्ट फॉर्म है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लैक्टोज की बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, यानी OH ऊपर है, और ये ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 जो है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ लिंक्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज आप इसमें लिंक्ड हैं इन लैक्टोज जो है, और उसमें ये जो बॉन्ड है वो बीटा 1 to 4 लिंकेज कहलाता है। तो लैक्टोज बेसिकली क्या है, एक ग्लैक्टोज और एक ग्लूकोज के मिलने से बनता है। इसी तरह से सक्रोज द वेरी कॉमन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लैक्टोज है ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसका भी कार्बन नंबर 1, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है वो फ्री है और एनोमेरिक है। अच्छा जी, अब आते हैं सक्रोज की तरफ। सक्रोज जो कि टेबल शुगर है, इसका ज़रा फॉर्मूला आप देखिएगा, यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला दिखाया गया है। इस फॉर्मूला में आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि इसमें सबसे पहले क्या मौजूद है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज अपनी किस फॉर्म में है, अल्फ़ा फॉर्म में, यानी OH डाउनवर्ड पोजीशन पर है। जबकि दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो है फ्रक्टोज। आप जानते हैं कि फ्रक्टोज क्या है, एक कीटो शुगर है। ये भी 6 कार्बन है, लेकिन ये जो रिंग बनाती है वो अपनी कीटो प्रॉपर्टी की वजह से ये अपनी रिंग जो है वो 5 कॉर्नर बनाती है, इस वजह से इसे फ्यूरानोज का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, अब फ्रक्टोज है हमारा सेकेंड, लेकिन इस दफ़ा जो फ्रक्टोज की बॉन्डिंग है वो क्या है, कार्बन नंबर 2 जो कि यहाँ पर बॉन्ड हो रहा है, और कार्बन नंबर 2 के भी किस पोजीशन पर है, वो बीटा पोजीशन पर है, यानी यहाँ पर OH नीचे होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 और 2 है, ये दोनों यानी दोनों एनोमेरिक कार्बन ने बॉन्डिंग बना ली है, जिसकी वजह से आप सक्रोज का कोई भी एंड एनोमेरिक नहीं है, और ये शुगर जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। इसी तरह से टेराहेलोज है, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी 2 ग्लूकोज के मिलने से बनती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले भी देखा था कि 2 ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है, माल्टोज, लेकिन यहाँ पर भी 2 ग्लूकोज ही आपस में मिल रहे हैं, लेकिन अब जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो ट्रीहेलोज बन रहा है, और इसकी क्या वजह है, उसकी वजह है ये बॉन्डिंग, दिस बॉन्ड। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के भी कार्बन नंबर 1 के साथ लिंक्ड है, और इन दोनों की पोजीशन अल्फ़ा है। जब 1 to 1 लिंकेज होगी तो वो क्या बनाएगा, ट्रीहेलोज, और जब 1 to 4 लिंकेज होगी तो वो क्या बनाएगा, माल्टोज। तो ये तो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले या नेचर में पाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो डाइसेक्राइड्स हैं, और यहाँ पर ये जो है कुछ मोनोसेक्राइड की एब्रीविएशन लिखी गई है। इन केस आपको कोई वर्ड जो है वो कंफ्यूज कर रहा हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किसकी एब्रीविएशन है। कुछ एब्रीविएशन आपको आनी भी चाहिए। अच्छा जी, पॉलीसेक्राइड भी आपके कोर्स में शामिल है, लेकिन क्योंकि पॉलीसेक्राइड यही डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड के मिलने से ही बनते हैं, तो इट विल बी योर प्रेजेंटेशन टॉपिक्स जो कि आप लोग यहीं से प्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, और नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स जो कि हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स। ये थोड़े से ट्रिकी हैं, इस वजह से इन पॉलीसेक्राइड्स को जो है वो मैं खुद ही आपको पढ़ा देती हूँ। अच्छा जी, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स क्या हैं बेसिकली। हम सब जानते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं, सेल के गिर्द जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है। हर सेल के गिर्द जो है वो एक्स्ट्रा कुछ स्पेसिस होती हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का नाम देते हैं। दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस एंड दे आर फिल्ड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर एक खास किस्म का मैट्रिक्स, एक जाल सा बिछा होता है। ये जाल पोरस भी होता है, यानी सब्सटेंसेस की ट्रैफिकिंग भी अलाउ कर रहा होता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये अलाउ करता है कि जो सेल है उसको उनको जोड़े रखता है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जिसे ग्राउंड सब्सटेंस भी हम कहते हैं, ये बेसिकली हेट्रोपोलीसेक्राइड्स का एक नेटवर्क होता है जिसके साथ कुछ फिब्रस प्रोटीन भी मौजूद होती है। यानी ये बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स और जो है वो प्रोटीन्स, फिब्रस प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है। अच्छा जी, पॉलीसेक्राइड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाती हैं होमोपॉलीसेक्राइड, यानी वो पॉलीसेक्राइड जिसमें सबके सब जो यूनिट्स हैं वो सेम हैं, सबके सब मोनोसेक्राइड सेम है, यानी 1000 मोनोसेक्राइड पर वो मुश्तमिल है, लेकिन सब के सब ग्लूकोज ही हैं। जबकि हेट्रोपॉलीसेक्राइड वो मॉइटीज़ होती हैं जिसमें डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, एक ही मोनोसेक्राइड मिलकर उन्हें नहीं बना रहा होता। तो ये जो
यहाँ पर जो हेट्रोपोलीसेक्राइड जो कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती हैं उनको हम नाम देते हैं ग्लाइकोज एमाइनोग्लाइकेन्स। अच्छा जी, ये जो ग्लाइकोज एमाइनोग्लाइकेन्स हैं बेसिकली ये हेट्रो पोलीसेक्राइड है, बट इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ टू डाइसेक्राइड की बार बार एक ख़ास किस्म के डाइसेक्राइड के बार बार रिपीट होने से ये बनता है। अब ये होते तो डिफरेंट टाइप्स के हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, जैसे कि हॉर्न। कुछ हैं जो कि उनसे थोड़े से कम जो है वो उनकी रिजिडिटी होती है, जैसे कि कार्टिलेज। और इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये सब जैसे कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले, हमारे ब्लड के कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले जो है वो स्पेसिस होती हैं। तो ये सब जो है ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर ही है और टाइप ऑफ डाइसेक्राइड हैं जो कि मिलकर ये बनाते हैं। तो ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ डाइसेक्राइड से मिलकर बनता है, जिसमें एक जो है वो हमेशा मोस्ट कॉमनली एसिटाइल ग्लाइकोजमाइन होता है या फिर एसिटाइल ग्लैक्टोजमाइन होता है। इस अगर आपको याद हो तो इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखा चुके हैं कि ग्लैक्टोज अमाइन में क्या होता है कि ग्लैक्टोज के साथ आपने अमाइन और अमाइन के साथ एसाइल ग्रुप अटैच करना है। इसी तरह से ही ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा जी, जो सेकंड इसमें मोस्ट कॉमनली स्ट्रक्चर होता है वो या तो यूरोनिक एसिड होता है, जैसे कि आपने यूरोनिक एसिड को भी बनाने का तरीका सीखा था। ग्लूकोरोनिक एसिड हो सकता है या आइडोरोनिक एसिड हो सकता है। इनको हमने देखा था कि जब हमारा कार्बन नंबर 6 है वो एसिटाइलेटेड हो जाता है, यानी वो ऑक्सीडेटिव हो जाता है, अपने COOH बन जाता है। तो उस फॉर्म में जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम जो है वो नाम देते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड का या फिर यूरोनिक एसिड का। अच्छा जी, इस तरह से ये जो हैं ये कुछ कॉमन ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स हैं। यही जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है हाइलोरोनेट। हाइलोरोनेट को अगर आप देखें तो ये ग्लैक्टोजमीन है यहाँ पर, और आप इसको देख सकते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन है। ये वही कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि आप काफ़ी दफ़ा जो है वो देख चुकी हैं। दिस वन यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है और ये एसिटाइलेटेड है, बाकी सबका सब जो है ये ग्लूकोज ही है। जबकि यहाँ ये भी एक जो है वो यूरोनिक एसिड है, और यहाँ पर आपने देखा कि कार्बन नंबर 6 जो है वो जो ऑक्सीडेटिव है COOH है। बस बाकी इसके अलावा बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक टिपिकल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी सी खास होती है और ये इनकी स्पेशलिटी है। यहाँ पर लिंकेज जो है वो बीटा 1 2 3 है, यानी कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है उसका ये अपने बॉन्डिंग और इनके जो यूनिट्स हैं वो अगर याद रखें तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये क्योंकि बॉन्डिंग आपने देखा कि बहुत बहुत स्पेशल होती है, इस वजह से आपने याद रखना है कि कौन सा कार्बन किसके साथ लिंक्ड है। तो यहाँ पर बीटा कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन नंबर 1 की, जो कि जो एन-एसिटाइल ग्लूकोजमीन है उसके कार्बन नंबर 3 के साथ लिंक्ड है, और इस रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो एक डाइसेक्राइड है। और यही डाइसेक्राइड के बार बार रिपीट होने से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आगे भी बढ़ रही है, और यही यानी यही 2 यूनिट्स जो हैं लाइक दिस, यही 2 यूनिट बार बार रिपीट होंगे और इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो बनता चला जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हाइलोरोनेट है ये बेसिकली पाया कहाँ जाता है। हाइलोरोनेट मोस्ट कॉमनली जो है ये पाया जाता है हमारे जो स्ट्रक्चर हैं, कार्टिलेज है, टेंडन्स हैं, ये यहाँ पर जो है वो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है और इनकी स्ट्रेथनिंग जो है वो काज करता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट बेसिकली ज़्यादा टफ़ किस्म के टिश्यूज़ में पाया जाता है, जैसे कि बोन है, हॉर्न्स हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये इसमें जो मोइटीज़ शामिल हैं वो सल्फेटेड हैं, और सल्फ़र जो है वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ग्लैक्टोज
इसको थोड़ा सा समझें। ऑल्दो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट इसमें क्या फ़र्क है कि इसको ज़रा देखेंगे। ग्लैक्टोज एन यहाँ पर ग्लैक्टोज है जो एन एसिटाइलेटेड है, यानी एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ड्रॉ करना है, और F4 सल्फेटेड, यानी कार्बन नंबर 4 जो है वो सल्फेटेड है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम है, यानी ग्लैक्टोज ड्रॉ करना है जो, और उसके बाद एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ड्रॉ करना है, ये तो आपको ड्रॉ करना आता है। और उसके बाद जो है जो 4S है, यानी कार्बन नंबर 4 जो है वो सल्फेटेड है। और यहाँ पर सेकेंड मॉइटी जो है वो सेम है जो कि आपने ऊपर देखी थी हाइलोरोनेट में, और ये इस मॉइटी में उसी तरह से कार्बन नंबर 6 जो है वो ऑक्सीडेटिव है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर जो लिंकेज है वो अगेन बीटा 1 2 3 है, यानी फ़र्क सिर्फ दो हैं कॉन्ड्राइटिन और हाइलोरोनेट में। ये कॉन्ड्राइटिन में ग्लूकोज एंड एसिटाइल था, यहाँ पर ग्लैक्टोज है, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो है वो ये 4 सल्फेटेड है। तो रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होगा। इसी तरह से कैराटिन सल्फेट है और हेपरिन है, इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने जो है वो जी, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट भी बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये भी जो है वो सल्फेटेड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्लैक्टोज है और जो कि लिंक्ड है बीटा 1 2 3 लिंकेज से, और ये किसके साथ लिंक है, ग्लूकोज एन एसिटाइलेटेड है, जबकि इस दफ़ा ये 6 सल्फेटेड है। ये स्ट्रक्चर और ग्लैक्टोज का तकरीबन मिलता जुलता है, जस्ट थोड़ा सा ही यहाँ पर फ़र्क है। और इसके बाद लास्टली जो है वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हेपरिन का है। हेपरिन बेसिकली एक एंटीकोगुलेंट है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, जो कि हमारे मैस्ट सेल्स यानी वन ऑफ अ काइंड ऑफ ल्यूकोसाइट्स वो ये सिक्रीट करते हैं हमारे ब्लड में। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये ग्लूकोज एसिटाइलेटेड 2S है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्बन नंबर 6 है हमारे पास ग्लूकोज का, यहाँ ये कार्बोक्सिलेटेड है, और इसके बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है हमारे पास ये ना सिर्फ एसिटाइलेटेड है बल्कि यहाँ पर ये सल्फेटेड भी 2 सल्फेटेड है इस दफ़ा। यहाँ पर ये 2 चेंज जो हैं ये हमारे पास ग्लूकोज में है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल सल्फेटेड है, जो कि ग्लैक्टोज है, जो कि ना सिर्फ एन एसिटाइलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो एसिटाइल ग्रुप है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय सल्फर। कार्बन नंबर 3 इज़ आल्सो रिप्लेस्ड बाय सल्फर एंड कार्बन नंबर 6 इज़ आल्सो रिप्लेस्ड बाय सल्फर। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये आपस में लिंक्ड हैं अल्फ़ा 1 to 4 लिंकेज से, और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो हेपरिन बनता है। तो क्लास ये आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कि बार बार रेपिटिशन से आप लोगों को आएंगे। तो आज के जो की नोट्स हैं उनमें आपने 2 दफ़ा ड्रॉ करके, मैं खुद ये उनको डेली चेक करती हूँ आपके, और अभी भी मैं देखूँगी आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं डाइसेक्राइड के, जिसमें हमने माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज और टेराहिलोज पढ़ा है, और उसके बाद ये चारों स्ट्रक्चर हैं जो कि हमने ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन के पढ़े हैं, विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये सब के सब स्ट्रक्चर जो है आपने 2 टाइम्स ड्रॉ करके भेजने हैं, और इनकी प्रैक्टिस करें बार बार ताकि ये आप लोगों को याद हो।